संविधान को लेकर कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी और भाजपा फिर आमने सामने हैं। राहुल गांधी बुधवार को नागपुर में थे। वहां उन्होंने संविधान की बात की। भाजपा ने आरोप लगाया कि उस कार्यक्रम में बांटी गई लाल किताब संविधान की प्रतियों में खाली पन्ने थे। महाराष्ट्र भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राहुल पर सीधा हमला करते हुए उनके लिए अराजकतावादी और अर्बन नक्सल शब्द इस्तेमाल किए। राहुल गांधी ने गुरुवार को इसका तीखा जवाब दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। राज्य में मतदान 20 नवंबर को है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लाल किताब टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि भाजपा ने दलित आइकन और विद्वान डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। राहुल ने फडणवीस को जवाब देते हुए गुरुवार शाम को एक्स पर लिखा है, महाराष्ट्र में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहेब के संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार है। भाजपा की ये सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सपूत डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास अघाड़ी एमवीए को बड़ी जीत दिलाई। भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी और भाजपा की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम होंगी। लिख कर ले लो, जाति जनगणना होकर रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथ में लाल किताब संविधान लेकर शहरी नक्सलियों और अराजकतावादियों से समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि राहुल गांधी अपनी रैलियों के दौरान लाल कवर में संविधान का संक्षिप्त संस्करण प्रदर्शित करते रहे हैं। उन्होंने बुधवार को नागपुर में भी संविधान की प्रति दिखाई थी। फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी के खिलाफ 2 दिन पहले लगाए गए मेरे आरोप शहरी नक्सलियों के प्रति उनके झुकाव के बारे में सच साबित हुए हैं। उन्होंने लाल किताब संविधान दिखाई और शहरी नक्सलियों और अराजकतावादियों से राजनीतिक रूप से मदद मांगने की कोशिश की। फडणवीस का झूठ पकड़ा गया। फडणवीस और बाकी भाजपा नेता बार बार संविधान को लाल किताब कह रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर लोगों ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न हस्तियों को अलग अलग अवसरों पर संविधान की प्रतियां भेंट कर रहे हैं जो लाल कवर में हैं। कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी इस तरह के फोटो शेयर किए और फडणवीस पर सीधा हमला किया। नीचे ट्वीट में वो फोटो देखिए। जयराम रमेश ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा है, देवेंद्र फडणवीस हताश हो रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तथाकथित शहरी नक्सलियों से समर्थन लेने के लिए लाल किताब दिखाने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने लिखा है, फडणवीस जिस पुस्तक पर आपत्ति जता रहे हैं वह भारत का संविधान है, जिसके मुख्य वास्तुकार डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर थे। यह भारत का वही संविधान है जिसे मनुस्मृति से प्रेरित न बताकर आरएसएस ने नवंबर 1990 में हमला किया था। यह भारत का वही संविधान है जिसे गैर जैविक प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं। जयराम ने लिखा है, जहां तक लाल किताब का सवाल है, फडणवीस को पता होना चाहिए कि इसमें भारत के सबसे प्रतिष्ठित कानूनी व्यक्तित्वों में से एक के वेणुगोपाल की लिखी प्रस्तावना है। वेणुगोपाल, जो 2017 से 2022 के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल थे, गैर जैविक देवत्व मोदी और स्वयंभू चाणक्य अमित शाह ने भी लाल किताब पेश की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फडणवीस को नसीहत देते हुए अंत में कहा है, जहां तक शहरी नक्सली का सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 फरवरी 2022 और 11 मार्च 2020 को संसद को बताया कि भारत सरकार इस शब्द का उपयोग नहीं करती है। फडणवीस को पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की गिनती देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में होती है। कानून व्यवस्था को लेकर कठोर नीति की वजह से योगी की छवि एक सख्त प्रशासक की है। सीएम योगी की लोकप्रियता का आलम यह है कि बीजेपी चुनाव के वक्त उन्हें जम्मू कश्मीर से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र तक प्रचार के लिए भेजती है।
योगी जहां पर भी चुनावी रैली को संबोधित करते हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। पीएम पद के प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री योगी की इसी लोकप्रियता ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की रेस में सबसे आगे कर दिया है। बीते 8 सालों से यूपी के सीएम की कुर्सी पर काबिज योगी को अब लोग भविष्य का प्रधानमंत्री बताने लगे हैं। सियासी गलियारों और न्यूज़ चैनलों की बहसों में योगी के बढ़ते कद की खूब बात होती है। सोशल मीडिया पर जलवा सीएम योगी का सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जलवा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी के 30 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके ऊपर सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी हैं। बता दें कि शाह के एक्स पर 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं पीएम मोदी के 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मुख्यमंत्री योगी के फॉलोअर्स की संख्या में जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही गृह मंत्री शाह को पीछे छोड़ देंगे। अजित पवार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी लोग इस तरह का बयान देते हैं। महाराष्ट्र के लोग सांप्रदायिक भावना बनाए रखने पर जोर देते हैं। भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ बुधवार को महाराष्ट्र में महायुति उम्मीदवार के पक्ष में रैली कर रहे थे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने अपने उम्मीदवार नवाब मलिक के प्रति एक बार फिर से खुले समर्थन का इजहार किया। पीएम मोदी द्वारा महायुति उम्मीदवारों के समर्थन में रैली किए जाने के सवाल पर अजित पवार ने कहा कि बारामती में उन्हें किसी अन्य के रैली की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा कि किसी को भी हमारे प्रदेश की तुलना किसी अन्य प्रदेश से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव पर ध्यान दिया है। कुछ बाहरी लोग आते हैं और इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया है। अजित पवार ने कहा कि हमारा प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब आम्बेडकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। इस दौरान अजित पवार ने अपने पार्टी उम्मीदवार नवाब मलिक के प्रति भी समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि वह नवाब मलिक के लिए प्रचार करेंगे। मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं और मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से उम्मीदवार हैं। इसी सीट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दल के नेता ने भी पर्चा भरा है। दोनों ही महायुति गठबंधन से उम्मीदवार हैं, लेकिन भाजपा शिंदे के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह नवाब मलिक के पक्ष में प्रचार नहीं करेगी। अजित पवार ने कहा कि नवाब मलिक पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं। केवल आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार पर भी अजित पवार ने अपनी बात रखी। पीएम मोदी यहां पर महायुति गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में रैली करने वाले हैं। हालांकि अजित पवार का कहना है कि उन्हें बारामती में किसी के रैली की जरूरत नहीं है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी की रैलियों की जरूरत ज्यादा है। अजित पवार, जो कि प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, ने एमवीए की भी आलोचना की। उन्होंने एमवीए द्वारा महिलाओं को 3,000 रुपये देने के ऐलान पर उसे आड़े हाथों लिया। अजित पवार ने कहा कि इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसके अलावा एमवीए ने हर माह 4,000 रुपये बेरोजगारों को देने का भी ऐलान किया है। इससे भी प्रदेश पर 40,000 करोड़ का भार पड़ेगा। मुंबई, 7 नवंबर। भाषा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने बृहस्पतिवार को कहा कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। पाटिल ने कहा कि चुनावों में किस गठबंधन की जीत होती है, उससे ज्यादा अहम यह है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है। उन्होंने कहा कि असली जोड़ तोड़ तो परिणाम आने के बाद और नई सरकार के गठन से पहले शुरू होगा, क्योंकि यहाँ 6 पार्टियां हैं। महाराष्ट्र चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधनों के बीच मुकाबला है। महायुति में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राकांपा शामिल है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार की राकांपा एसपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी शामिल है।
पुणे जिले के अंबेगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे वालसे पाटिल ने कहा, प्रत्येक गठबंधन में 3 पार्टियां हैं। किस गठबंधन की जीत होती है, इसे एक तरफ रखिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक पार्टी कितनी सीटें जीतती है। वालसे का मुकाबला राकांपा एसपी के देवदत्त निकम से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस दिल्ली न्याय यात्रा की तैयारी में जुट गई है। यह यात्रा अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निष्क्रिय पड़े कांग्रेस संगठन में जान फूंकने की कोशिश होगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की यह यात्रा राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से प्रेरित है और इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी में 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों की आलोचना करना है। दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस राजधानी की समस्याओं को उजागर करने और आप सरकार की कथित कमियों को जनता के सामने लाने की कोशिश करेगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं का मुख्य फोकस दिल्ली के नागरिकों के लिए चिंताजनक मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर रहेगा। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच रिश्ते खास तौर पर उल्लेखनीय हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियां केंद्र में भारत ब्लॉक का हिस्सा हैं। इसके बावजूद दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नीतियों की कड़ी आलोचना करती रही है। ऐसे में इस न्याय यात्रा को आपके खिलाफ खुली लड़ाई की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता है। बीजेएनवाई जैसे ही होगी डीएनवाई दिल्ली न्याय यात्रा की रूपरेखा मोटे तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ा न्याय यात्रा जैसी ही होगी। इस यात्रा में 200 यात्री होंगे जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगे। यह यात्रा करीब 1 महीने तक चलेगी, जिसे 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। हर चरण 6 दिन का होगा, जिसके बाद 1 दिन का ब्रेक दिया जाएगा। यात्रा का पहला चरण शुक्रवार 8 नवंबर को राजघाट से शुरू होगा और पुरानी दिल्ली के इलाकों तुर्कमान गेट और बल्लीमाराण से होकर गुजरेगा। पहले दिन कांग्रेस अल्पसंख्यक बहुल इलाकों पर फोकस करेगी, जहां पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस यात्रा का बेस कैंप यात्रा शुरू होने से 1 हफ्ते तक झंडेवालान इलाके में अंबेडकर भवन रहेगा। हर हफ्ते एक नया बेस कैंप बनेगा। एक दिन में 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य रखा गया है और एक सप्ताह में यात्रा 15 से 20 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। 8 नवंबर से शुरू होने वाले पहले चरण में यात्रा चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमाराण, सदर बाजार, मॉडल टाउन, शालीमार बाग, आदर्श नगर, त्रिनगर, वजीरपुर, बुराड़ी, तिमारपुर और बादली जैसे विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। आप बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन दूसरे चरण में यमुना पार के इलाकों पर फोकस रहेगा और यात्रा उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक बड़े डीडीए ग्राउंड में डेरा डालेगी। यात्रा के तीसरे चरण में जीटी करनाल रोड पर डेरा डाला जाएगा और पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी दिल्ली के इलाकों को टारगेट किया जाएगा। कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद साफ है। इसके जरिए आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों को अपनी ताकत का एहसास कराना है। फिलहाल दिल्ली में मुकाबला 2 ध्रुवीय माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जब तक वो सीधे लोगों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हालात बदलने वाले नहीं हैं और तब तक कैडर भी सक्रिय नहीं होगा। ऐसे में पहली चुनौती कांग्रेस को लोगों के बीच में दिखाना है, इसलिए नेता इस यात्रा के जरिए अपनी और पार्टी की विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद रायत क्रांति संगठन के नेता सदाभाऊ खोट ने माफ़ी मांगी है। पवार के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हो रही थी। उन्होंने कहा, अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। खोट ने सांगली की एक रैली के दौरान कहा था कि क्या शरद पवार महाराष्ट्र की हालत अपने चेहरे की तरह करना चाहते हैं। बता दें कि सदाभाऊ खोट की पार्टी राज्य में महायुति का हिस्सा है। अजित पवार की एनसीपी ने भी उनकी आलोचना की थी। अजित पवार ने कहा, शरद पवार को लेकर की गई सदाभाऊ खोट की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस तरह के घटिया बयानों का हम विरोध करते हैं और यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। मैं एनसीपी की तरफ से और खुद के तौर पर भी इस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। भविष्य में पवार साहिब के खिलाफ इस तरह के निजी हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनसीपी नेता इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि शरद पवार के खिलाफ की गई ऐसी टिप्पणी से कहीं उनको संवेदना ना मिल जाए और उसका फायदा चुनाव में भी मिले।
लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने उन्हें भटकती आत्मा कह दिया था। इसके बाद भी एनसीपी नेता लांडे ने कहा था, किसी 84 साल के नेता के खिलाफ इस तरह के बयान उचित नहीं है। जुलाई में गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का रिंग मास्टर बता दिया था। इसके बाद भी पूर्व विधायक लांडे ने आपत्ति जताई थी। लांडे अजित पवार के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने राज्य में बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले को पत्र लिखा था और कहा था कि पार्टी को इस तरह की बयानबाजी से दूर रहने की ज़रूरत है। पार्टी के सूत्रों का यह भी कहना है कि शरद पवार के खिलाफ ज़्यादा बयानबाजी एनसीपी उम्मीदवारों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी बीजेपी के लिए आए दिन महाराष्ट्र के कई जगहों पर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक बयान दिया था, जिसको लेकर रोज कुछ न कुछ राजनीतिक मुद्दा बना रहता है। योगी ने अपने भाषण में एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे पर यूपी, महाराष्ट्र और देश के कई जगहों पर यह नारा एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने भी बड़ा बयान दिया है। क्या बोले अजित पवार? सीएम योगी के चुनावी नारे बटेंगे तो कटेंगे के बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा फुले का है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के लोगों को यह पसंद नहीं है। पवार ने आगे कहा कि शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की थी। जब दूसरे राज्यों से लोग महाराष्ट्र आते हैं तो वे अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया और यहाँ के सभी चुनावों का यह इतिहास रहा है। पवार ने कहा कि राज्य के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। बता दें कि सीएम योगी ने राज्य के वाशिम में एक चुनावी रैली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया था। तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण शुरू होने के साथ ही राजनीतिक हलकों में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी विधायक ए महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस सरकार पर इस सर्वेक्षण के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सर्वेक्षण का उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी की जाति और धर्म पर सवाल बीजेपी विधायक महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जाति और धर्म पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि हिंदू परंपराओं के अनुसार जाति और धर्म पीढ़ियों से विरासत में मिलते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के परिवार की पृष्ठभूमि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दादा का नाम फिरोज जहांगीर था और अगर हिंदू मान्यताओं को देखा जाए तो राहुल गांधी को खुद की जाति और धर्म को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस सरकार पर वादों को पूरा न करने का आरोप महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस को याद दिलाया कि उसने पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। कांग्रेस ने बीसी डिक्लेरेशन के तहत पिछड़े वर्गों को अनेक लाभ देने का वादा किया था, जिसमें 42% आरक्षण और पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल था। रेड्डी ने कांग्रेस से चुनाव पूर्व किए गए इन वादों को लागू करने की मांग की। अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा। महेश्वर रेड्डी ने अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे 4% कोटा को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह इस 4% कोटा को समाप्त कर देगी। उनके मुताबिक यह आरक्षण उचित नहीं है और इसे समाप्त करने की ज़रूरत है। जाति सर्वेक्षण पर बीजेपी का रुख। बीजेपी विधायक ने कहा कि बीजेपी को जातिगत सर्वेक्षण से कोई समस्या नहीं है, परंतु उन्हें इस सर्वेक्षण के वास्तविक उद्देश्य और कार्यान्वयन पर संदेह है। उनका मानना है कि कांग्रेस इसका उपयोग चुनावी लाभ लेने के लिए कर रही है, बजाय इसके कि इसका लाभ असली लाभार्थियों को मिले। तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही राजनीतिक पटल पर विभिन्न मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे लेकर अपनी अपनी रणनीतियों पर जोर दे रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पिछड़े वर्गों को लुभाने के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस की योजना जाति सर्वेक्षण के माध्यम से
सामाजिक न्याय और आरक्षण की नीतियों को पुनः व्यवस्थित करने की है।